नमस्कार दोस्तों, द स्मार्ट विजन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि आप लोगों ने जो पिछली क्लासेस में पढ़ा है महाजनपद के बारे में, तो हम लोगों ने जो पिछली क्लासेस में पढ़ा है उसके पहले जो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ रखी हैं, जैसे कि हमने विभिन्न प्रकार के धर्मों के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें आपके इस्लाम धर्म था, उसके बाद से आपका बौद्ध धर्म था और उसके बाद से आपका जैन धर्म था। फिर उसके बाद आप लोगों से पूछा गया तो आप लोगों ने कहा कि एक सीक्वेंस में सारी क्लासेस चलाई जाए। तो आप लोगों का जनपद हो चुके और महाजनपद जो आपके हुए, उसके बाद जो उत्कर्ष होता है एक विशाल साम्राज्य का, जो कि आपका मगध के रूप में आता है, तो मगध साम्राज्य का उदय, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे राइज ऑफ मगध। तो चलिए आप लोग क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ सकें, क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिए। सच्चिदानंद, साक्षी, श्रेयांश, आप सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं मगध का उत्कर्ष। आखिरकार मगध किस तरीके से अपने आप को प्रभावशाली बनाता है। पहली बात तो एक मगध की राजनीति और जो भौगोलिक दशा है इसकी, मगध कहाँ पर स्थित है। मगध अपनी भौगोलिक दशा अगर आप लोग देखेंगे मगध का, तो मगध चारों तरफ से सुरक्षा प्रदान किए हुए है, चारों तरफ से घिरा हुआ एक मैदान आपका मगध का प्राप्त होता है। और आर्थिक दशा की बात किया जाए तो यहाँ पर जो अर्थव्यवस्था का प्रचलन हो रहा है, अर्थव्यवस्था किस तरीके से चल रही है, तो देखिए यहां से आप गंगा घाटी का मैदान, गंगा के किनारे के सारे क्षेत्र आपके यहाँ पे आते हैं। तो मेन उस समय पर जो आपकी अर्थव्यवस्था थी, अर्थव्यवस्था में ज्यादातर क्या चीजें थी, तो आपका कृषि यहाँ का मेन अर्थव्यवस्था का साधन था। तो गंगा घाटी के क्षेत्र में आप लोगों ने पढ़ा होगा सॉइल के बारे में, जब आप पढ़ते हैं तो एलुवियल सॉइल आपकी एक न्यू होती है, एक ओल्ड होती है, जो कि हर वर्ष जब बाढ़ आती है तो न्यू एलुवियल सॉइल उसके ऊपर आ जाती है और वो हमारी खेती के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पर अर्थव्यवस्था भी अपने चरम सीमा पर थी। अब धीरे धीरे अब इसका जो समय निर्धारण है, हम किस प्रकार से समय निर्धारण करते हैं मगध का, तो हम लोग यहाँ पर कुछ बौद्ध ग्रंथ पाए जाते हैं। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार जो बौद्ध का गौतम बुद्ध जो हुए हैं, उनके जीवन काल से संबंधित घटनाओं के अनुसार हम जो ये मगध जनपद है, इसके आगे का जो टाइम पीरियड है उसको हम डिसाइड करते हैं। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं इसमें मगध का उत्कर्ष। ये आपका हुआ द राइज ऑफ मगध। तो हम लोग इसमें देखें कि मगध का जो उत्कर्ष है, इसके बारे में, इसका जो भूभाग है कहां पर स्थित था, इसकी जो भौगोलिक दशा हमने आपको प्रारंभ में जो बताया, तो एक बार भौगोलिक दशा के बारे में देख लेते हैं कि जो भौगोलिक दशा है किस तरीके से इसके उत्कर्ष में अपना पार्टिसिपेट करती है, कितना बड़ा रोल यहाँ पर निभा रही है जो इसकी भौगोलिक दशा है। तो यहाँ पर देखते हैं कि मगध राज्य का जो विस्तार था वो आपका कहाँ पर, वर्तमान में बिहार के दक्षिण में था। जो आपका बिहार पड़ता है वर्तमान में, उसके दक्षिण में आपका क्या था, मगध था। और इसके उत्तर में क्या थी, गंगा नदी थी, और पश्चिम में सोन नदी और पूर्व में चंपा नदी थी। तो तीनों तरफ से यहाँ पर नदियों ने घेर रखा था। और इस भूभाग में यही सबसे बड़ा इसके लिए क्या था, एक बहुत ही बड़ा इसके उत्कर्ष होने में पार्टिसिपेट करता है, रोल अदा करता है। तो यहां पर आप लोग देखें, इसके पूर्व में चंपा व दक्षिण में क्या थी, विंध्य पर्वत श्रेणियां, जो कि इसको सुरक्षा प्रदान करती थी। जो इसके और भी साम्राज्य थे उनसे सुरक्षा प्रदान करने में कौन सा, यहाँ पर जो आपकी विंध्य क्षेत्र की जो पहाड़ियां हैं, ये इस टाइम पे आपकी कहां भी पड़ रही विंध्य पहाड़ियां, आपके मध्य प्रदेश में। आप लोगों को पता हो कि मध्य प्रदेश के एरिया में आपकी विंध्य की पहाड़ियां। मगध के जो प्रारंभिक राजवंश है, तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर हर्यक हो गया, शिशुनाग हो गया, नंद हो गया। उसके बाद से आप लोग देखते हैं कि विदेशी आक्रमण होते हैं। देन उसके बाद एक बहुत बड़े साम्राज्य का उदय होता है, जिसको आप लोग मौर्य साम्राज्य के रूप में जानते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य। देन उसके बाद आते हैं आपके बिंदुसार और उनके पुत्र आपके अशोक, जिसको आप महान अशोक के नाम से भी जानते हैं, सम्राट अशोक। चलिए अभी हम लोग इनके जो प्रारंभिक राजवंश का जो कालानुक्रम है, एक बार कालानुक्रम के बारे में देख लेते हैं कि किस तरीके से कालानुक्रम था। तो जो आपका हर्यक डायनेस्टी है, हर्यक वंश आपका 545 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक था। कितने वर्षों तक था ये आपका?
445 से 412, तो ये आपका, इसके बाद फिर आपका आता है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश आपका 412 ईस्वी पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक आता है। उसके बाद से आपका आता है कौन सा, नंद वंश, जो कि आपका 344 ईसा पूर्व से 324 ईसा पूर्व तक। और फिर इसके बाद आपका आता है कौन सा, मौर्य वंश। चलिए आप लोग एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए और उसके बाद क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए ताकि लोग जुड़ सके। आप लोग क्लास को शेयर करते रहिए। तो चलिए हम लोग आगे इसमें देखते हैं। जो आपका अगला राजवंश आ रहा है हर्यक वंश। तो हर्यक वंश के बारे में, इसके जो संस्थापक थे कौन माने जाते हैं, बिंबिसार। कौन संस्थापक माने जाते हैं, तो बिंबिसार इसके संस्थापक माने जाते हैं आपके। लेकिन इसके पहले अगर कुछ हम लोग बात कर लेते हैं, तो जो इसका कालानुक्रम है, तो कालानुक्रम हम बेसिकली जो डिसाइड करते हैं वो किसके बेस पर डिसाइड करते हैं, जो बुद्ध धर्म की, बौद्ध की मृत्यु की तिथि है 486 ईसा पूर्व, उसी डेट के अनुसार हम लोग इसका जो कालानुक्रम है उसको हम यहां पर जानते हैं। तो चलिए बिंबिसार के बारे में कुछ चीजें देख लेते हैं कि बिंबिसार, जो आप लोग जानते हैं कि बिंबिसार का बुद्ध की जो मृत्यु है उसके बाद आपका उसी के डेट के अनुसार हम लोग इनका कालानुक्रम का डिसाइड करते हैं। चलिए आगे इसमें देखते हैं कि जो बिंबिसारा है कब से कब तक ये थे। ये आपका 445 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व। तो आखिरकार यहां पर एक वर्ड आपका लिखा हुआ पितृहंता वंश। तो इसको हम पितृहंता वंश क्यों कहते हैं, इसके बारे में कुछ चीजें आप लोग जान लीजिए। पितृहंता मतलब जो पिता की हत्या करके अपने आप को साम्राज्य में स्थापित किया, उसको हम क्या नाम से जानते हैं, पितृहंता। तो पितृहंता क्यों इसमें बोला गया कि बिंबिसार का जो पुत्र आपका अजातशत्रु होता है, तो अपने पिता को क्या करता है, कैद कर लेता है और वो कैद में ही मर जाते हैं जहर खा करके। और फिर इसके बाद से जो उदयन होता है, इसके पुत्र अजातशत्रु के पुत्र होते हैं, वो भी अपने किनको, पिता को मार डालते हैं और उसके बाद से सिंहासन को प्राप्त करते हैं। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पितृहंता नाम से भी जानते हैं। तो चलिए इनका जो कालानुक्रम है, कालानुक्रम क्या है, 445 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व। उसके अलावा अगर कुछ चीजें इसमें देखा जाए तो ये जो नागवंशी आपकी शाखा है, उसी की एक शाखा थी। उप शाखा का मतलब क्या होता है कि उसी से रिलेटेड जो एक शाखा होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उप शाखा। तो ये किसकी थी, नागवंश की एक क्या थी, उप शाखा थी। और इस साम्राज्य के जो वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, आप लोग जानिए कि इस साम्राज्य के एक वास्तविक संस्थापक के रूप में कौन आते हैं, तो बिंबिसारा इसके कौन होते हैं, वास्तविक संस्थापक के रूप में आते हैं। कौन, बिंबिसार इनके वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। सच्चिदानंद जी आप लोग क्लास को शेयर करते रहिए ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा क्लास में जुड़े। आप लोग क्लास को शेयर करते रहिए। तो हम लोग इसके बारे में आगे देखते हैं कि आखिरकार इस राजवंश की जो हम लोग जानते हैं कि महाभारत व पुराणों में इसका हमको मिलता कहां से है, जो चीजें प्राप्त होती हैं तो कहां से मिल रही हैं, तो महाभारत और पुराणों में इसके बारे में वर्णन मिलता है कि इसका प्रथम बार जो उल्लेख मिलता है वो आपका किसके रूप में मिलता है, तो क्या नाम है उनका, तो बिंबिसार के रूप में, कि बिंबिसार यहाँ के वास्तविक संस्थापक थे। और इसके बारे में हमको वर्णन कहां पर मिलता है, तो ये मिल रहा है हमको कहां पर मित्रों, तो महाभारत और पुराणों से इसका उल्लेख प्राप्त होता है। तो सुत्त निपात में इनको क्या बोला गया है, लिच्छवियों के नगर को, जहां पर लिच्छवी रहते हैं उसको क्या बोला गया है, वैशाली को मगधपुरम कहा गया है। क्या बोला गया है, मगधपुरम। अब ये मगध के ही कई सारे नाम आपको प्राप्त हो रहे हैं। मगध को हम लोग कई नामों से जानते हैं, तो ये आपके मगध के ही नाम प्राप्त हो रहे हैं। तो इसको क्या नाम से जाना जाता है, लिच्छवियों का जो सेनापति। इसको एक जगह पे सुत्त निपात में क्या बोला गया है कि बिंबिसार कौन था, लिच्छवियों का सेनापति था। कौन था मित्रों, तो जो लिच्छवी थे उनका सेनापति था कौन, बिंबिसार।
उसके बाद आगे देखते जैन साहित्य में बिंबिसार को क्या बोला, श्रेणिक के रूप में नाम बोला गया है। इसका एक नाम और जाना जाता है जो आपकी कहां पर मिलता है, तो आपके जो आपके जैन साहित्य है, जैन साहित्यों में क्या प्राप्त होता है, तो आपका इसका नाम क्या, श्रेणिक के रूप में भी हम लोग जानते हैं। क्या नाम से, श्रेणिक नाम से भी इसको जानते हैं। और महावंश में जो आपका एक बौद्ध ग्रंथ है, तो महावंश में क्या मिलता है, महावंश में पता चलता है हमको कि बिंबिसार, उसके पिता ने, बिंबिसार के जो पिता थे, उन्होंने इनको 15 वर्ष की अवस्था में क्या दे दिया था, इनको राज्य दे दिया था। तो ये 15 वर्ष की अवस्था में राज्य प्राप्त कर लिए थे। कितने वर्ष की अवस्था मित्रों, तो 15 वर्ष की अवस्था में ये राज्य प्राप्त कर लिए थे। और इनके पिता का नाम जो मिलता है, तो क्या नाम मिलता है, क्षेत्रोजस। क्या नाम मिलता है, तो क्षेत्रोजस इनके पिता का नाम हम लोग जानते हैं। लेकिन अनेक ग्रंथों में, कई सारे जो हमारे ग्रंथ हुए, इनको हम अलग अलग नाम से भी जानते हैं। जो आपके बहुत सारे ग्रंथ हुए हैं, बहुत सारे ग्रंथों में इनको हम बहुत सारे नामों से भी जानते हैं। तो हम लोग किन किन नामों से जानते हैं, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो एक बार आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप लोग शेयर करिए ताकि लोग इसमें जुड़ सकें। आप लोग क्लास को शेयर करते रहिए। तो चलिए हम लोग आगे इसमें देखते हैं, कुछ इसकी चीजें हैं जिनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो उस बारे में अगर देखा जाए, तो चलिए हम लोग राजवंशों के बारे में देखते हैं। तो जो हमारे बौद्ध पुराण मिलते हैं, बौद्धों में हम लोग क्या जानते हैं कि बौद्ध जो पुराण है, बौद्धों के जो आपके ग्रंथ पाए जाते हैं, तो बौद्ध ग्रंथों में जो चीजें हमको प्राप्त होती हैं, तो वहां पे हम क्या देखते हैं कि जो गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई है, तो मृत्यु कब होती है गौतम बुद्ध की, जो अजातशत्रु का, जो अजातशत्रु है बिंबिसार के पुत्र, उनके राज्याभिषेक के 8वें वर्ष क्या होती है, इनकी मृत्यु होती है। और कई सारे ग्रंथों में जो हमारे ग्रंथ पाए जाते हैं, तो बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जहां पर हम क्या मानते हैं कि जो इनका शासन था, जो शासन करने वाले जो आपके पुराण है और बौद्ध जैन ग्रंथ हैं, इनमें मतभेद है। और किस प्रकार का मतभेद है, तो मतभेद इस तरीके का है कि ये लोग कहते हैं कि पहला जो राजवंश था शासन करने वाला मगध पर, वो आपका हर्यक वंश नहीं था। कौन सा था, बृहद्रथ वंश था। कौन सा, बृहद्रथ वंश था। और बृहदत्त के बारे में हम लोग एक चीज जानते हैं कि यहाँ की जो प्राचीन राजधानी हम लोग जानते हैं, तो प्राचीन राजधानी के बारे में यहाँ पर गिरिव्रज क्या नाम से जाना जाता है, तो गिरिव्रज नाम से इसकी प्राचीन राजधानी के रूप में हम लोग जानते हैं। उसके अलावा पुराणों में इसको हम बृहदत्त वंश नाम से भी जानते हैं। पुराणों में क्या मित्रों जाना जाता है, बृहदत्त वंश नाम से भी जाना जाता है। उसके अलावा जो इसको हम और किन किन नामों से जानते हैं, तो इसको हम मगधपुरम, मगधपुरम के अलावा बृहदत्तपुरम, इन सब नामों से भी जानते हैं। इसके अलावा यहाँ के जो राजवंश हुए हैं उसमें आपके कौन कौन से, रिपुंजय हो गए, उसके बाद से आपके और कौन है, जरासंध इस वंश के शासक माने जाते हैं। जो इनका जो वर्णन है कहां पर, महाभारत हो गया, पुराण हो गया, इन सब जगहों पर ही इनका वर्णन प्राप्त होता है। उसके आगे हम लोग देखते हैं कि मत्स्य पुराण में बिंबिसार के पिता का नाम क्या मिलता है, क्षेत्रोजस नाम से हम इनको जानते हैं कि इनके पिता का नाम क्या था, क्षेत्रोजस। तो उसके अलावा जो आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मगध का उल्लेख हमको पहली बार कहां पर मिलता है, तो मगध का उल्लेख आपको फर्स्ट टाइम जो मिल रहा है, तो फर्स्ट टाइम आपको मगध का उल्लेख कहां पर मिल रहा है, तो अथर्ववेद में आपका मगध का पहला उल्लेख मिलता है। तो कहां पर मित्रों मिलता है आपका मगध का उल्लेख, अथर्ववेद में फर्स्ट टाइम आपका इसका उल्लेख मिलता है। तो आगे हम लोग देखते हैं, आगे है जो इसने विजय की, किस तरीके से इसने अपना राज्य स्थापित कर दिया। राज्य स्थापित के बाद अब इसका हम लोग विजय देखते हैं कि किस प्रकार से ये अपना साम्राज्य विजय करता है। तो साम्राज्य विजय के बाद उसके बाद हम लोग देखते हैं कि देखिए इसमें बहुत सारे राजवंशों का जो आपका बिंबिसार है, बिंबिसार के विषय में बहुत सारे मतभेद हैं। जो आपके जैन ग्रंथ हैं, एक आपके इतिहासकार हुए हैं जो आपके
भंडारकर, क्या डी आर भंडारकर महोदय क्या कहते हैं कि यह लिच्छवियों का क्या था, सेनापति था। बिंबिसार के बारे में क्या बोलते हैं ये कि ये लिच्छवियों का सेनापति था, बिंबिसार बोलते हैं, बिंबिसार लिच्छवियों का सेनापति था। उसके बाद टर्नर महोदय हुए हैं। टर्नर महोदय क्या कहते हैं कि इनके जो पिता थे वो भट्टिय थे। कौन थे? भट्टिय, जिन्होंने क्या अंग नरेश जो ब्रह्मदत्त था, हमने आपको पढ़ाया है पिछले जो आपका क्लास हुई है उसमें हमने आपको पढ़ाया है कि इनके पिता जो ब्रह्मदत्त क्या भट्टिय थे, और भट्टिय ने किसको हराया था? अंग नरेश के राजा कौन थे आपके? ब्रह्मदत्त, उनको हराया था। उसके अलावा और भी जो आपके ग्रंथ पाए जाते हैं जिनमें आपके तिब्बती ग्रंथ हो गए या तो आपका दीपवंश हो गया, इनमें आपके बोधिस नाम से इनके पिता का वर्णन प्राप्त होता है। तो हम लोग अब कूटनीतिक और वैवाहिक संबंध के बारे में जान लेते हैं कि वैवाहिक संबंध के बारे में एक बहुत अच्छा इनके बारे में बोला गया है। राय चौधरी के अनुसार बोला गया है कि जैसे यूरोप के हैम्सबर्ग तथा बोरबंश तरह बिंबिसार भी राजवंशों से वैवाहिक संबंध का समर्थक था। मतलब कि अपने साम्राज्य विस्तार के लिए हम बहुत सारे राजवंशों के रूप में मिल जाएंगे, बहुत सारे राजवंशों से विवाह करेंगे। तो इस तरीके से इसने इसके बारे में हमको वर्णन मिलता है कि इसकी लगभग 500 रानियां थी। कितनी रानियों के बारे में वर्णन मिलता है? तो जो आपके बौद्ध ग्रंथ है तो बौद्ध ग्रंथों में इसकी 500 रानियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो सबसे पहले इसने लिच्छवी गणराज्य से विवाह संबंध बनाए। किससे? जो आपके लिच्छवी गणराज्य की चेटक की पुत्री चेलना, जिसको हम छलना नाम से भी जानते हैं, उससे विवाह करता है। तो किससे पहले विवाह करता है? ये चेटक की पुत्री चेलना से। और इसकी जो पहचान की जाती है, आप एक वैदेही वासवी करके, वैदेही वासवी कौन है? तो इसके बारे में हमको जानकारी मिलती है कि जब अजातशत्रु ने बिंबिसार को कैद में डाल दिया था तो प्रतिदिन बिंबिसार के लिए भोजन लेकर के वैदेही वासवी नाम की एक औरत जाती थी। और जो वैदेही वासवी है तो वैदेही वासवी कौन थी? वो थी चेलना की ही पहचान की जाती। किसके? वैदेही वासवी के नाम पे। और इसने जो दूसरा विवाह किया, दूसरा विवाह इसने किससे किया? तो जो कौशल नरेश प्रसेनजीत थे। कौन? कौशल नरेश प्रसेनजीत, उनकी जो बहन थी महाकौशला, उससे इन्होंने दूसरा विवाह किया। तो किससे विवाह कर रहा है मित्रों? तो इसने कौशल नरेश जो प्रसेनजीत है उनकी बहन महाकौशला से इसने विवाह किया। तो अब इसके बारे में एक वर्णन मिलता है कि जब ये महाकौशला से विवाह करता है तो इसको काशी दहेज के रूप में प्राप्त होता है। और इसको जो प्रसेनजीत है काशी को दहेज के रूप में देते हैं और कहते हैं वो लगभग 1 लाख आय अर्जन करता है। कितना? 1 लाख वार्षिक आय उसकी होती है। और उसको उसने दहेज में किस लिए दिया था? कि मेरी बहन के, जो उसकी बहन के स्नान के बाद श्रृंगार में जो खर्च आता है उसके लिए उसने उसको काशी को इसको दहेज में दिया था। उसके बाद से मद्र नरेश की जो राजकुमारी थी क्षेमा से विवाह के बारे में भी वर्णन मिलता है। और आगे इसमें वर्णन मिलता है एक जगह पर कि क्षेमा ने ही जो कौशल नरेश थे, जो कौशल के नरेश थे प्रसेनजीत, प्रसेनजीत को बौद्ध धर्म के बारे में शिक्षा प्रदान किया था। किसने? क्षेमा ने ही बौद्ध धर्म के बारे में कौशल नरेश जो प्रसेनजीत थे उनको शिक्षा प्रदान किया था। अब देखिए यहाँ पर मित्रों कि यहाँ पर इसने ये वैवाहिक संबंध बना करके इन लोगों से मित्रता कर लिया और संबंध बना लिए। तो इसको अब अपने आसपास के जो क्षेत्र हैं उनसे किसी भी प्रकार का खतरा नहीं रह गया। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर खतरा देखा जाए तो सबसे अधिक जो खतरा है वो किससे होता था इनको? तो सबसे अधिक खतरा इनको किससे था? लिच्छवियों से। क्योंकि लिच्छवी ऐसे थे कि ये लोग रात्रि में आक्रमण करते थे। और क्या करते थे कि रात्रि में आक्रमण करके ये लोग उसको लूट लेते थे। और लूटने के बाद कभी कभी क्या करते कि वहां पर आग भी लगा देते थे। मतलब लूटते बस नहीं थे, ये लोग लूटने के साथ साथ वहां आग लगा दे रहे हैं वहां। तो उनसे बचने के लिए इसने क्या किया कि वहां की जो लिच्छवी गणराज्य के राजा थे, जो मेन आदमी थे, उन्हीं की बेटी से इन्होंने विवाह कर लिया। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि राय चौधरी के अनुसार इन्होंने क्या यूरोप के हैम्सबर्ग तथा बोरबंश तरह बिंबिसार ने राजवंशों से वैवाहिक संबंध में समर्थन किया। उसके बाद से सबसे पहले इसने लिच्छवी गणराज्य से चेटक की पुत्री चेलना से विवाह किया और वैदेही वासवी की पहचान इसी चेलना से की जाती है। कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से विवाह किया। उसके बाद मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा से विवाह किया।
और 6 महीने कौशल नरेश प्रसेनजीत को बौद्ध धर्म की शिक्षा प्रदान की थी। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि जो आपके जी प्रसेनजीत की बेटी। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि जो अवंती के शासक थे, आपको हमने बताया था कि अवंती एक बहुत ही, जो चंड प्रद्योत थे, बहुत ही शक्तिशाली शासक थे। तो चंड प्रद्योत जो थे बहुत ही शक्तिशाली शासक थे और ये कहाँ के थे, अवंती के थे। तो इनके साथ इन्होंने मित्रता का भाव बनाया। और मित्रता किस तरीके से कि एक बार जो अवंती के शासक थे तो चंद्र प्रद्योत की पांडु रोग, जिसको हम पीलिया नाम से जानते हैं, पांडु रोग हो जाता है। तो यह अपने दरबारी जो इनके वैद्य होते हैं, दरबारी वैद्य कौन थे इनके, तो दरबारी वैद्य जीवक को ये उनकी किस लिए दवा करने के लिए भेजते हैं। जो जीवक इनके दरबारी वैद्य होते हैं उनको चंद्र प्रद्योत के यहाँ भेजते हैं और उससे प्रसन्न होकर के चंद्र प्रद्योत क्या करता है कि इनसे मित्रता कर लेता है। तो बिंबिसार ने अवंती के साथ भी इसने क्या किया था कि चंद्र प्रद्योत के साथ इसने मैत्री संबंध स्थापित किए थे। उसके अलावा जो सिंध हो गया, गांधार हो गया, ये सारे क्षेत्र भी इसके मित्र शासक थे। आप लोग बताए थे कि गांधार के शासक आपके कौन थे, पुक्कू साती, जिसको हम पुष्कर सारिन नाम से भी जानते हैं। तो पुक्कू साती कौन थे, तो ये आपके गांधार के शासक थे। और आपका एक रोरुक, जिसको हम सिंध नाम से जानते हैं, रोरुक भी इनका मित्र राज्य था। तो चलिए इसके बारे में देख लेते कि अवंती का जो शासक था चंद्र प्रद्योत, बिंबिसार ने इसके साथ क्या किया था कि मित्रता के संबंध इसने स्थापित कर रखे थे। उसके अलावा रोरुक, जिसको हम सिंध नाम से जानते हैं, वो रुद्रायन व गांधार के पुष्कर सारिन भी उसके क्या थे, मित्र शासक थे। और विदुर पंडित जातक के अनुसार अंग मगध की राजधानी पर अधिकार था। क्या था, अंग का मगध की राजधानी पर अधिकार था। बिंबिसार ने अंग पर आक्रमण किया जिससे ब्रह्मदत्त मारा गया। तो जो आपकी मगध की राजधानी है वहां पर किसका अधिकार हो गया था, अंग का अधिकार हो गया था। लेकिन बिंबिसार ने अंग के ऊपर आक्रमण किया और किसको, आपका अंग को जीत लिया और ब्रह्मदत्त वहां का जो शासक था वह मारा गया। और बिंबिसार ने क्या किया था कि अजातशत्रु को अंग की जो राजधानी थी चंपा, जो कि प्रमुख एक कौन था, व्यवसायिक केंद्र था, जहां से व्यवसाय होता था, तो वहां का क्या किया था, वायसराय, जिसको हम गवर्नर नाम से भी जानते हैं, वायसराय के रूप में नियुक्त किया था। और किसको नियुक्त किया था, तो अजातशत्रु को इसने किस नाम से, वायसराय रूप में नियुक्त किया था। इसके बाद हम लोग महावग्ग में जानते हैं, महावग्ग के अनुसार क्या था कि बिंबिसार की अधीनता में लगभग 80,000 गांव थे। तो इसकी अधीनता में लगभग कितने थे, 80,000 गांवों का वर्णन मिलता है कि इसकी अधीनता में 80,000 गांव थे। एक बार आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप लोग शेयर करिए। तो यहाँ पर लगभग कितने गांव थे, 80,000 गांव थे। उसके अलावा देखते हैं कि बुद्धचर्या के अनुसार बिंबिसार के राज्य का विस्तार कितना था, 300 योजन के आसपास इसके राज्य का विस्तार था। कितना, 300 योजन इसके राज्य का विस्तार था। जिसको अजातशत्रु जब आया इसका पुत्र, तो अजातशत्रु ने बढ़ा करके 500 योजन कर दिया। कितना, 500 योजन कर दिया। अजातशत्रु ने इसको कितना कर दिया मित्रों, तो 500 योजन इसको कर दिया। इसके अलावा हम लोग आगे अगर देखें तो आगे इसमें मगध की जो प्रारंभिक राजधानी के बारे में हम लोग जानते हैं कि मगध की जो प्रारंभिक राजधानी वो कौन सी थी, गिरिव्रज। क्या थी यहाँ की प्रारंभिक राजधानी, आपकी गिरिव्रज यहाँ की प्रारंभिक राजधानी थी। उसके अलावा अगर हम लोग देखते हैं गिरिव्रज के अलावा, तो जिसको हम बिंबिसार ने 5 पहाड़ियों से घिरे नवीर नगर राजगृह की स्थापना की, जो कि आपका 5 पहाड़ियों से पूरी तरीके से घिरा था। कौन सा, आपका राजगृह। राजगृह कितनी पहाड़ियों में घिरा था, तो आपकी 5 पहाड़ियों में घिरा था। राजगृह की इसने ऐसे नगर की स्थापना की। और इसका जो पुष्टि होती है वो कहां से होती है, तो होयनसांग के आपके विवरण से इसकी पुष्टि होती है। और राजगृह के जो भवन का निर्माण किया गया है, तो वहां के वास्तुकार थे, एक प्रसिद्ध वास्तुकार थे महागोविंद, उन्होंने करवाया था। किसने करवाया था मित्रों, तो महागोविंद ने करवाया था। और
इसके अलावा देखते हैं जो उत्तराध्ययन सूत्र है उसमें बिंबिसार को क्या बोला गया है, राजाओं का सिंह बोला गया है। तो बिंबिसार को क्या बोला गया है, राजाओं का सिंह बोला गया है। तो आगे हम लोग देखते हैं इसके बारे में। तो आपका जो इसका साम्राज्य विस्तार था, तो साम्राज्य विस्तार आपका इन क्षेत्रों में इसका, जैसा कि आपका श्रावस्ती हो गया, कौशाम्बी हो गया, वाराणसी इसको दहेज में मिला था, वैशाली हो गया, पाटिलपुत्र हो गया, यहाँ पर इसका पूरा चंपा पर, ये सारी जगहों पर इसका अधिकार था। कहां पर, तो ये सारे क्षेत्र पर आपका अधिकार था किसका, बिंबिसार का अधिकार कहां कहां पर था मित्रों, तो ये सारे क्षेत्रों पर इसका अधिकार था। तो उसके अलावा आगे हम देखते हैं कि बिंबिसार जो प्रशासन नियुक्त करता था, किस तरीके से अपने शासन को चलाता था, तो उसके बारे में कुछ चीजें हम लोग देख लेते हैं कि बिंबिसार ने किस तरीके से अपने शासन को चलाया। तो उसमें जो बिंबिसार के उच्च अधिकारी होते थे उनको 4 श्रेणियों में विभक्त किया गया था। कितने श्रेणियों में, तो 4 श्रेणियों में इनको विभाजित किया गया था। जो इसकी सामान्य प्रशासन था, जो सामान्य प्रशासन के प्रमुख पदाधिकारी होते थे उनको हम सर्वाथक या महामात्र नाम से जानते हैं। क्या नाम से मित्रों, तो महामात्र नाम से जानते हैं। उसके बाद जो आपके प्रधान न्यायिक अधिकारी होते थे, जो न्याय संबंधी कार्य करते थे, जो न्यायालय में बैठते हैं, न्याय संबंधी कार्य करते थे, उनको हम क्या नाम से जानते थे, क्या नाम से, व्यवहारिक महामात्र नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं मित्रों, तो व्यवहारिक महामात्र नाम से जानते हैं। उसके बाद जो सेना का प्रधान अधिकारी होता था, जिसको हम सेनापति के नाम से भी जानते हैं, उसको क्या बोलते थे, सेना नायक महामात्र। क्या नाम से जानते थे, तो सेना नायक महामात्र नाम से भी उसको हम जानते थे। उसके अलावा जो आपका चौथा अधिकारी होता था उसको हम उत्पादन महामात्र जानते थे, जो कि क्या करता था, टैक्स वगैरह वसूल करता था। जो कि आपका उत्पादन होता था उससे रिलेटेड जो आपको टैक्स मिलते थे उसकी वसूली कौन करता था, जो आपका उत्पादन महामात्र होता था वो। इसके अलावा भी आपके बहुत सारे अधिकारियों का वर्णन मिलता है जो कि क्या करते थे, इनके लिए एक अधिकारी का वर्णन मिलता है जो कि क्या करता, प्रतिदिन एक सुमन या मालाबार नाम से अधिकारी का वर्णन मिलता है। क्या नाम से, सुमन या मालाबार नाम से एक अधिकारी का वर्णन मिलता है, जो कि आपका डेली इनके लिए क्या करता था, फूल इकट्ठा करके लाता था। किसका, बेली का फूल इकट्ठा करके लाता था। उसके बाद इसने यह मगध साम्राज्य का पहला ऐसा शासक था जिसने पहली बार क्या किया था, एक स्थायी सेना का निर्माण किया था। क्या किया था इसने, पहली बार स्थायी सेना का निर्माण करने वाला ये शासक था। तो उसके अलावा हम लोग आगे देखते हैं, इसमें बिंबिसार के व्यक्तिगत अधिकारियों में सोना कोलीविस का नाम भी मिलता है। किसका नाम, सोना कोलीविस का भी नाम मिलता है। उसके अलावा कोलीय नामक मंत्री, कुंभा घोषक नामक कोषाधिकारी व जीवक नाम का राजवैद मिलता है, जिसके बारे में अभी हमने बताया था जीवक के बारे में। तो ये सारे अधिकारी का उल्लेख प्राप्त होता है। उसके अलावा जो इसने प्रशासन बनाया था, किस तरीके से अपना प्रशासन चलाता था, तो उसके बारे में कुछ चीजें देख लेते हैं कि कैसे इसने अपना प्रशासन का साम्राज्य विस्तार किया, प्रशासन को इसने चलाया था, कैसे ये प्रशासन संबंधी कार्य करता था, तो उसके बारे में कुछ चीजें देख लेते हैं। तो जो प्रशासनिक सुविधा के लिए इसने क्या किया था, राज्य को प्रांत, जिसको हम मंडल बोलते हैं, और मंडल को किसमें, ग्राम में बांट रखा था। तो इसने क्या किया था कि राज्यों को प्रांत के रूप में और प्रांतों को किस रूप में बांटा था, तो आपका ग्राम के रूप में बांटा था। और जो प्रांतों में राजकुमारों को क्या करता था, उपराजा, जिसको हम वायसराय या गवर्नर के रूप में जानते हैं, तो किस नाम से ये प्रयुक्त वहां पर इनको नियुक्त करता था, वायसराय, या तो आपका राजकुमार को उपराजा के रूप में नियुक्त करता था। राजकुमार अभय ने राजा प्रद्योत के षड्यंत्र को असफल किया। जो चंड प्रद्योत थे उनके जो अभय राजकुमार कौन है, ये बिंबिसार के पुत्र थे। कौन, अभय। तो इन्होंने षड्यंत्र को इन्होंने क्या किया, असफल कर दिया। राजकुमार अभय ने राजा प्रद्योत का जो षड्यंत्र था उसको क्या किया, असफल कर दिया। उसके अलावा आगे देखते हैं कि ग्राम प्रधान ग्रामी किया ग्राम भोजक कहलाता था। जो ग्राम का प्रधान होता था उसको क्या नाम से जानते हैं, ग्रामी किया आपका ग्राम भोजक नाम से। महाबक के अनुसार इसने 8000 ग्रामिकों की विशाल सभा बुलाई थी। अब अभी आपको हमने बताया था कि बौद्ध ग्रंथों में ही पाया जाता है कि आपके लगभग 80,000 जो
क्या थे, इसके अंडर में गांव रहते थे। तो लगभग इसने 80,000 गांव के जो ग्रामीण थे, जो भोजक कहलाते थे, प्रमुख थे, उनको इसने बुलाया था मीटिंग के लिए। उसके अलावा हम देखते हैं कि बिंबिसार की न्याय व्यवस्था कठोर थी और यहाँ पर मृत्युदंड का भी क्या था, परिधान था, कि अगर कोई यहाँ पर किसी प्रकार की अव्यवस्था फैलाता है तो वहां पर इनको मृत्युदंड भी दिया जा सकता था। और इसमें गलत सलाह देने पर या अपराध में बड़े से बड़ा पदाधिकारी क्या किया जाता था, अपने पद से हटाया जा सकता था। अगर कोई किसी को गलत सलाह दे रहा है तो उसको क्या किया जाता था, पद से हटा भी दिया जाता था। उसके अलावा आगे अगर देखा जाए कि बिंबिसार ने विद्या और कला को क्या किया था, प्रोत्साहन दिया था। इसने क्या बोला था कि विद्या और कला को प्रोत्साहन दिया था कि आप लोग पढ़िए और विद्या का प्रचार प्रसार करिए। इसके बाद जीवक क्या था, इसका राजवैद्य था, जिसे शिक्षा प्रदान करने के लिए इसने कहाँ भेजा था, तक्षशिला में इसको भेजा था। किस लिए, शिक्षा प्रदान करने के लिए इसको तक्षशिला भेजा था। उसके अलावा आयुर्वेद की कौमर भृत्य शाखा का विशेषज्ञ था। जीवक किस चीज का विशेषज्ञ था, तो आपका जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद की कौमर भृत्य शाखा, किसका, कौमर भृत्य शाखा का क्या था, ये विशेषज्ञ था। सौरभ यादव। तो आगे इसमें देखते हैं कि बिंबिसार ने किस धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो देखिए, हम अगर बिंबिसार के बारे में जाने तो बिंबिसार पहले जैन धर्म का समर्थक था, लेकिन उसके बाद इसने क्या किया कि बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। बौद्ध से, गौतम बुद्ध से यह 2 बार मुलाकात करता है। पहली मुलाकात इसकी क्या होती है, जब इनको कैवल्य नहीं प्राप्त होता है, जब इनको ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, उसके 8 वर्ष पहले इनकी मुलाकात होती है। उस समय पर क्या करता है कि बिंबिसार इनको सेनापति नियुक्त करने के लिए एक ऑफर देता है कि आप हमारे सेनापति बन जाइए और आप हमारे ही राज्य में रहिए। लेकिन उसके बाद कैवल्य प्राप्ति के बाद इनकी दूसरी भेंट होती है, कहां पर, राजगृह में होती है। जब ये ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं उसके बाद इनकी दूसरी भेंट कहां होती है, राजगृह में होती है। गुड इवनिंग सौरभ, आप लोग क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। उसके बाद सुत्त निपात के अनुसार बिंबिसार महात्मा बुद्ध का मित्र था और संरक्षक भी था, क्योंकि ये दोनों समकालीन थे। इनको क्या बोला जाता है कि ये एक ही एज के थे। इनको वर्णन मिलता है कि ये दोनों 85 ईयर्स के थे, 80 वर्ष के थे। इसके बारे में कई जगहों पर वर्णन प्राप्त होता है। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। थैंक यू। तो चलिए आगे इसमें देखते हैं कि आगे इसमें क्या दूसरी भेंट क्या होती है। ज्ञान प्राप्ति के बाद इनकी दूसरी भेंट होती है। कब होती है, ज्ञान प्राप्ति के बाद इनकी दूसरी भेंट हो रही है। उसके अलावा आगे अगर देखा जाए कि राजवैद्य जीवक को बुद्ध व उसके अनुयायियों का वैद्य नियुक्त किया था। इसने क्या किया था कि जो इसका राजवैद्य था, कौन, जीवक, जीवक को इसने क्या किया था कि आप गौतम बुद्ध की और उनके जो सहयोगी हैं उनके राजवैद्य के रूप में, कि अगर उनको कोई समस्या होती है कि आप वहां पर क्या करेंगे, राजवैद्य का काम करेंगे। और जैन जो स्रोतों में क्या मिलता है कि बिंबिसार ने जैन सन्यासी जो थे, जैन भिक्षु थे, उनको क्या मंडी कुच्छी चैत्य क्या किया था, भेंट किया था। कौन सा आपका मंडी कुच्छी चैत्य, कहां पर है आपका मंडी कुच्छी चैत्य, इसने क्या किया था, उनको दान में दिया था। यह है आपका मंडी कुच्छी चैत्य। क्या किया था, इसने उसको भेंट में भी दिया था और यहीं पर इसने अपनी रानियों के साथ क्या किया था, इनके जो भी इनकी रानियां थी उनके साथ मिल करके भेंट किया था। उसके बाद जो दीघ निकाय से क्या हमको ज्ञात होता है कि बिंबिसार ने जो चंपा में है वहां के जो प्रसिद्ध ब्राह्मण थे, सोनदंड, क्या नाम था उनका, सोनदंड ब्राह्मण थे, उनको इसने क्या दिया किया था कि वहां का पूरा जो राजस्व इकट्ठा होता था पूरा दान में दे दिया था कि आप यहाँ का पूरा राजस्व क्या करेंगे, लेंगे, उपज का जो भी यहाँ से आमदनी होगी उसको आप क्या करेंगे, आपको ही हम दान में देते हैं। तो इस प्रकार से हमको जब ये सारे धर्मों के बारे में जानने को मिलता है कि यह ब्राह्मण धर्म वालों को भी दान देता था और जैन धर्म के अनुयायियों का भी सम्मान करता था और साथ साथ बौद्ध धर्म के लोगों को भी ये क्या करता था, सम्मान देता था। तो इससे हमको ज्ञात होता कि ये क्या, कैसा था, एक धर्म सहिष्णु राजा था। कैसा था,
धर्म सहिष्णु राजा था, जो कि सारे धर्मों का सम्मान करता था। तो इसके बाद बिंबिसार के धर्म के बाद आगे हम लोग देखते हैं कि आपका जैन स्रोतों के अनुसार जो अजात शत्रु है, हल्ल बेहल्ल अभय नंदीसेन व मेघकुल बिंबिसार के पुत्र थे। तो इसके पुत्र कौन कौन से माने जाते हैं आपके, कौन से, अजात शत्रु हो गया, हल्ल बेहल्ल हो गए, अभय नंदीसेन हो गए व मेघकुल हो गए। और उसके बाद ये सारे पुत्र थे। जो अजात शत्रु है ये चेलना का पुत्र माना जाता है। किसका? चेलना का पुत्र माना जाता है, जिसको हम छलना नाम से जानते हैं। और जो आपके हल्ल बेहल्ल हैं ये किसके पुत्र माने जाते हैं? तो ये आपके महाकौशला के पुत्र माने जाते हैं। किसके? महाकौशला के पुत्र माने जाते हैं। और ये आपके क्षेमा के पुत्र माने जाते हैं। किसके? क्षेमा के पुत्र माने जाते हैं। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि जैन आवश्यक सूत्र के अनुसार अजात शत्रु ने अपने पिता को बिंबिसार को कारागृह में डाल दिया था। अब राज्याभिषेक के पहले जब 8 वर्ष बचे थे, तो अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष पहले इसने अपने पिता को क्या? कारागृह में डाल दिया था, जेल में डाल दिया था। और जेल में डालने के बाद उनकी मृत्यु, लास्ट टाइम उसने क्या किया था कि बिंबिसार ने जहर खा करके अपने प्राण त्याग दिए थे। और कारागार में वैदेही वासवी नाम से एक औरत डेली उनके लिए भोजन लेकर के जाती थी। और वैदेही वासवी की जो पहचान होती है वो चेलना नाम से होती है। क्या नाम से? जो चेलना थी, चेलना नाम से वैदेही वासवी की पहचान होती है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे इसमें बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक के अनुसार बुद्ध के जो चचेरे भाई थे देवदत्त ने अजातशत्रु को अपने पिता का वध करने के लिए उकसाया था। किसने उकसाया था? तो आपके जो देवदत्त थे। देवदत्त कौन है? बुद्ध के चचेरे भाई। बुद्ध के चचेरे भाई कौन? देवदत्त। इन्होंने अपने जो अजातशत्रु है, अजातशत्रु को उकसाया था। किस लिए? कि उसका वध कर दे। किसका? अपने पिता का। अपने पिता को जेल में डाल दे। और इसको क्या, देवदत्त को क्या बोला गया है? षड्यंत्रकाली बोला गया है। क्या बोला गया है मित्रों? तो षड्यंत्रकाली बोला गया है। किसको? देवदत्त को। और यह फूट डालने वाला था। कैसा था? फूट डालने वाला था और यह षड्यंत्रकाली था। उसके अलावा महावंश में भी कहा गया है कि बुद्ध की मृत्यु के 8 वर्ष पूर्व अजातशत्रु ने क्या किया था? अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके शासन को प्राप्त किया था। कब? 8 वर्ष पहले इसने अपने पिता को क्या किया था? जेल में डाल दिया था और शासन को प्राप्त किया था। उसके अलावा बिंबिसार ने 52 वर्षों तक शासन किया था। कितने वर्षों तक शासन किया था? तो इसने लगभग 52 वर्षों तक शासन किया था। चलिए आगे हम देखते हैं अजातशत्रु के बारे में। आप लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। सब लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। सब लोग एक बार आप लोग सब लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम लोग अब जानते हैं अजातशत्रु के बारे में। तो अजातशत्रु आखिरकार कौन थे? अजातशत्रु के बारे में हम लोग देखते हैं कि ये कौन था। तो इसके बारे में अजातशत्रु कब से कब तक शासन करता है? तो 492 से 460 तक ये शासन करता है। कब से? वॉइस इतना कम है, वॉइस तो सही आ रहा है। तो अजातशत्रु के बारे में हम लोग देखते हैं कि अजातशत्रु ने अपनी विजयों द्वारा क्या किया था? मगध का बहुत अधिक विस्तार किया था। सबसे ज्यादा विस्तार किसने किया है? मगध का। तो वो कौन था? अजातशत्रु था। कौन था? अजातशत्रु था जिसने विस्तार किया है। किसका? मगध का। और बौद्ध ग्रंथों में अजातशत्रु को क्या बोला गया है? पितृहंसा घोषित करते हैं। और जैन ग्रंथ क्या कहते हैं कि यह पितृहंता नहीं था। ये पितृहंता नहीं था। इसने अपने पिता का क्या वध नहीं किया था।
इसके अलावा इतिहास में अजातशत्रु को कुंडिक व अशोक चंद नाम से भी जानते हैं। क्या नाम से? कुंडिक या अशोक चंद नाम से भी जानते हैं। और कथा घोष व औपतित सूत्र में क्या नाम से? अजातशत्रु को देवानुपीय नाम से जानते हैं। क्या नाम से? देवानुपीय। और इसी तरीके की आपको अशोक की भी उपाधि प्राप्त होती है, जिसको हम देवानुपीय नाम से भी जानते हैं, जो कि उसके बहुत सारे अभिलेखों में मिला है। देवानुपीय दर्शी, जो कि अब अशोक के अभिलेख हैं, उनमें बहुत सारे अभिलेखों में देवानपियदस्सी नाम से उसका नाम प्राप्त होता है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि उसने साम्राज्य विस्तार के लिए कई सारे राजवंशों से उसने युद्ध लड़ा। तो उसने जो प्रथम युद्ध लड़ा उसके बारे में देख लेते हैं। उसने किससे लड़ा था? तो कौशल से उसने प्रथम युद्ध लड़ा था। तो कौशल के बारे में, इसके बारे में एक कहानी के किस तरीके से यहाँ पर युद्ध हुआ था, तो इसमें है कि जो कौशल के राजा थे प्रसेनजीत, ये कौन थी? प्रसेनजीत की बहन थी महाकौशला, और इसके दो पुत्र थे, हल्ल और बेहल्ल। तो जब बिंबिसार की मृत्यु हो जाती है, तो बिंबिसार की मृत्यु में और मृत्यु के बाद पति के वियोग में कौन? उसकी भी मृत्यु हो जाती है। किसकी? जो कौशला है, कौशला देवी की भी मृत्यु हो जाती है पति वियोग में। तो जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो प्रसेनजीत क्या करता है कि काशी को अपने अधिकार में ले लेता है, क्योंकि काशी को उसने क्या किया था? दहेज में दिया था। तो उसी के विलय के लिए क्या करता है कि यह दोबारा प्रसेनजीत पर आक्रमण कर देता है। तो प्रथम बार क्या हुआ था कि प्रसेनजीत हार गया था, और ये हार करके कहां पर? वैशाली में जाकर के क्या किया था? शरण लिया था। कहां? श्रावस्ती में शरण लिया था। उसके बाद यह दोबारा प्रसेनजीत क्या करता है कि अजातशत्रु को हरा देता है, और हराने के बाद दोनों के बीच में संधि हो जाती है। और संधि के बाद क्या होता है कि अजातशत्रु के साथ प्रसेनजीत अपनी बेटी का विवाह कर देता है। और अगर दूसरी कहानी देखा जाए तो एक कहानी ये मिलती है कि जो कौशला के दो पुत्र थे, हल्ल और बेहल्ल, तो इनको, इनके जो नाना थे प्रसेनजीत, इन्होंने एक हाथी दिया था और एक 18 लड़ियों का हीरे का माला दिया था। तो क्या करता है कि हल्ल बेहल्ल से छीनने के लिए अजातशत्रु उसके लिए जाता है। तो वो दोनों कहाँ जाते हैं? अपने नाना के यहाँ चले जाते, प्रसेनजीत के यहाँ। और उस हाथी की विशेषता क्या थी? वो हाथी दरबार में उपस्थित महिलाओं पर अपने सूंड से फूलों की और पानी की वर्षा करता था। ये हाथी की विशेषता थी। तो उसके अलावा जो कौशल से युद्ध हुआ उसके बारे में देख लेते हैं कि संयुक्त निकाय और दीर्घ निकाय में संघर्ष का वर्णन मिलता है, और इनके बीच में लगभग संघर्ष कितने वर्षों तक होता है? तो 16 वर्षों तक संघर्ष होता है। कितने? 16 वर्षों तक संघर्ष होता है। कितने वर्षों तक मित्रों? तो 16 वर्षों तक इनके बीच में संघर्ष होता है। उसके अलावा देखा जाए कि प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह अजातशत्रु से कर दिया, तथा काशी को दोबारा से क्या किया? मगध में मिला लिया गया। प्रसेनजीत की मृत्यु के बाद अजातशत्रु ने प्रसेनजीत के भांजे व दामाद की हैसियत से क्या किया कि मगध को कौशल में मिला लिया। पूरी तरीके से कौशल में मिला लिया गया। किसको? मगध को मिला लिया गया पूरी तरीके से कौशल में। उसके बाद ये आपका बिंबिसार का राज्य क्षेत्र है कि उसने कहां कहां को मिलाया था, उसने किस किस क्षेत्र को मिलाया था। उसके अलावा जो अजातशत्रु आया तो अजातशत्रु ने और कौन कौन से क्षेत्र को इसने मिला लिया। तो आपके मैप हैं, इसके बारे में आप लोग देख लीजिए कि यहाँ पर आपका श्रावस्ती हो गया, कौशल हो गया, काम्पिल्य हो गया, वत्स हो गया, कौशाम्बी, वाराणसी, वैशाली, और ये आपका राजगृह मगध का जो चंपा हो गया। इन सारे क्षेत्रों को अजातशत्रु ने अपने में मिला लिया और एक बड़े साम्राज्य को बना लिया। क्या किया? एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की। तो इसके अलावा आगे हम देखते हैं कि इसका फिर उसके बाद वज्जी के साथ संघर्ष होता है। तो वज्जी के साथ आखिरकार क्या संघर्ष होता है? तो वज्जी के साथ जो संघर्ष होता है तो गंगा नदी के ऊपर नियंत्रण करने के लिए संघर्ष होता है। तो माना जाता है कि गंगा नदी के पास एक खान थी, हीरो की खान थी, और उसी पर
अपना अधिकार जमाने के लिए दोनों के बीच में संघर्ष होता है। इनके बीच में एक संधि होती है कि दोनों यहाँ पर बराबर भाग में अधिकार कर सकेंगे, लेकिन वज्जी संघ के लोगों ने पहले इस जो संधि को है, संधि को तोड़ दिया। उसके बाद से अजातशत्रु ने इनके ऊपर आक्रमण कर दिया। तो वज्जी संघ ने बहुत सारे संघों को मिला करके किसके साथ, अजातशत्रु के साथ संघर्ष किया। तो इसमें हम देख लेते हैं कि अजातशत्रु का जो दूसरा युद्ध होता है वैशाली में लिच्छियों से होता है। वस्तुतः मगध व वज्जी संघ के बीच में संघर्ष गंगा नदी के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने के लिए था, क्योंकि वही एकमात्र क्या था, जो अर्थव्यवस्था थी, इनकी अर्थव्यवस्था का साधन था। उसके बाद लिच्छवियों पर विजय प्राप्त करने के लिए अजातशत्रु ने भारी तैयारी कर रखी थी। उसके अलावा जो वैशाली के सामने गंगा तट पर पाटलिपुत्र में एक सुदृढ़ किला का निर्माण करवाता है। कौन, अजातशत्रु ने वैशाली के सामने गंगा तट पर पाटलिपुत्र का एक निर्माण करवाता है, और पाटलिपुत्र ही आगे चल के मगध की राजधानी के रूप में आती है। कौन सी, आपकी पाटलिपुत्र। उसके बाद अजातशत्रु का एक अन्य मंत्री कौन था, सुनिधि। सुनिधि कौन था, अजातशत्रु का एक अन्य मंत्री था। उसके बाद अजातशत्रु का एक और मंत्री था वत्सकार। वत्सकार के बारे में एक हमको कहानी प्राप्त होती कि जो अजातशत्रु था, अजातशत्रु ने अपने जो मंत्री वत्सकार को है, वत्सकार को गौतम बुद्ध के पास भेजा था कि आप जा करके उनसे एक प्रश्न पूछिए कि हम किस तरीके से इस संघ को हम तोड़ सकते हैं। को गौतम बुद्ध ने बताया था कि जब तक लिच्छवियों के मध्य संगठन बना हुआ है तब तक हम इनको आपस में नहीं तोड़ सकते हैं। तो वत्सकार क्या किया था कि इनके बीच में जाकर के, लिच्छवियों के बीच में जाकर के अपने आप को एक अच्छे नागरिक के रूप में दिखाया, और वहां पर लिच्छवियों के बीच में अपने आप को इतना अच्छा बना दिया कि इन्होंने इसको वहां का मंत्री बना दिया, और इसने पूरे लिच्छवी संगठन थे, जो आपका लिच्छवी का संगठन था, उसको नष्ट कर दिया और उसको तोड़ दिया। तो लिच्छवियों का संगठन तोड़ने का कार्य किसने किया, वत्सकार ने लिच्छवियों का संगठन तोड़ने का कार्य किया। जैन ग्रंथ जो निरयावली है, कौन सी, निरयावली सूत्र के अनुसार क्या होता है कि उस समय चेटक कौन था, लिच्छवी गण का प्रधान था। कौन, चेटक उस समय क्या था, लिच्छवी गण का प्रधान था। उसने 9 लिच्छवी, 9 मल्लों तथा काशी कौशल के 18 गणराज्यों का एकत्र करके मगध नरेश के बीच क्या किया था, 36 राज्यों का विशाल संघ नियुक्त कर मोर्चा बनाया था। टोटल जो 36 संघ थे छोटे छोटे, सारे मिलकर के मगध के सामने लड़ाई करने के लिए आ गए थे। सारे लोग मिल करके इनसे युद्ध कर रहे थे, लेकिन विजय लास्ट में किसकी होती है, तो अजातशत्रु की विजय होती है, और इन सारे गणराज्यों को मगध में शामिल कर लेता है। आगे हम देखते हैं कि अजातशत्रु के द्वारा वज्जी का पूर्ण विनाश कर दिया जाता है, और इसका जो प्रतिज्ञा लेता है, ये इसका प्रतिज्ञा का उल्लेख आपका महावज्ञ में मिलता है। तो प्रतिज्ञा का उल्लेख कहां पर मिलता है, तो महावज्ञ में इसकी प्रतिज्ञा का उल्लेख मिलता है। तो उसके बाद हम देखते हैं अट्ट कथा के अनुसार क्या है कि अजातशत्रु ने कूटनीति, उपलापन व भेद नीति, मिथु भेद दोनों का एक साथ प्रयोग किया था। क्या किया था कि दोनों का एक साथ प्रयोग किया था। उसके अलावा जो मगध व वैशाली के बीच कितने वर्षों तक, 16 वर्षों तक लगभग संघर्ष चलता है, और उवासग दशाओं के अनुसार इस संघर्ष में जो अजातशत्रु ने 2 यंत्रों का प्रयोग किया था, 2 नए यंत्रों का प्रयोग किया था। कौन था, एक रथ मूसल था, और दूसरा कौन सा था, आपका महाशिला कंटक। तो इसका प्रयोग आप लोग, जो आपकी अभी एक मूवी आई थी बाहुबली 2, उसमें आप लोग देख सकते हैं कि जो बाहुबली था, बाहुबली ने किसका प्रयोग किया था, महाशिला कंटक का। उससे क्या करता था कि बड़े बड़े पत्थरों को उसमें रख देता था, और उससे उन पत्थरों को सेनाओं के बीच में फेंकता था, तो उससे ढेर सारी सेना क्या होती थी, दब जाती थी। और महाशिला कंटक का किसने प्रयोग किया था, बाहुबली का जो भाई था भल्लाल देव, उसने प्रयोग किया था कि रथ के आगे एक चक्रनुमा धारदार ब्लेडदार तलवारें लगी रहती हैं, जो कि सामने आए हुए सारे अधिकारियों को काटते हुए चली जाती हैं। तो इसका आधुनिक फिल्मों में भी प्रयोग किया गया है। तो आप लोग वहां से भी देख सकते हैं कि जिसको ना समझ में आ रहा हो कि महाशिला कंटक और जो रथ मूसल है ये क्या थे।
इसके बाद भगवती सूत्र में अजात शत्रु को वज्जी संघ पर विजेता बताया गया है। तो इसको विजेता कहां पर बताया गया है, तो जो आपका भगवती सूत्र है वहां पर इसको विजेता बताया गया है। और वज्जी संघ को परास्त करने के बाद अजात शत्रु ने मल्ल संघ को परास्त किया और उत्तरी पूर्वी प्रदेश में बड़े भूभाग पर मगध का नियंत्रण स्थापित कर दिया और यहां पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। उसके अलावा आगे हम देखते हैं कि जो आर्य मंजूश्री मूल कल्प है, जो आपका एक बौद्ध ग्रंथ है, आपका कौन सा, आर्य मंजूश्री मूल कल्प, यहां पर क्या प्राप्त होता है कि अजात शत्रु के राज्य में मगध, काशी, अंग व वैशाली के प्रदेश थे। तो इसने कहां तक अपना साम्राज्य का विस्तार कर लिया, तो आपका मगध, काशी, अंग, वैशाली, ये सारे क्षेत्र आपके मगध के अंतर्गत आते थे। अवंती के राजा जो कौन थे, अवंती के जो राजा थे चंड प्रद्योत, जो आपके उनके आक्रमण के भय के कारण इसने क्या किया था कि अपनी राजधानी को राजगृह का दुर्गीकरण करवाया था, क्योंकि चंड प्रद्योत बहुत ही क्या थे, शक्तिशाली थे। तो चंड प्रद्योत से सुरक्षा के लिए अजातशत्रु ने क्या किया था कि राजधानी को क्या किया था, दुर्गीकरण करवाया था। और वत्सराज उदयन ने क्या किया था कि अजातशत्रु की पुत्री पद्मावती से विवाह कर अवंती के बीच सलाहकार बन गया था। कौन, वत्सराज जो था वो उदयन के साथ, उदयन कौन है, अजातशत्रु का बेटा, उसके साथ इसने विवाह करवा दिया था और वहां के बीच में सलाहकार बन गया था। वज्जी संघ से युद्ध की तैयारी के दौरान अजातशत्रु ने ही सर्वप्रथम पाटिल पुत्र की महत्ता पहचानी थी। पहली बार इसने पाटिल पुत्र की महत्ता पहचानी कि पाटिल पुत्र बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, और इसने क्या किया था कि पाटिल पुत्र में एक दुर्ग का निर्माण करवाया था। और महात्मा बुद्ध ने भविष्यवाणी की थी कि पाटिल पुत्र भारत का प्रधान नगर बनेगा। उन्होंने क्या भविष्यवाणी की थी कि भारत का प्रधान नगर बनेगा पाटिलपुत्र, और यह एक बार सत्ता का केंद्र बनेगा, जो कि आगे आप लोग देखते हैं कि व्यापार और वाणिज्य के केंद्र के रूप में आता है। तो आगे हम देखते हैं कि इसके धर्म के बारे में, तो वह पहले क्या था, जैन था, बाद में बौद्ध हो गया। पहले वह जैन धर्म से प्रभावित था, लेकिन बाद में वो क्या हो गया, बौद्ध हो गया। बौद्ध धर्म के इतिहासकार में अजातशत्रु बुद्ध से भेंट करने की एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। तो इसके 8 वर्ष पश्चात जैसे इसका राज्याभिषेक होता है, उसके 8 वर्ष पश्चात किसकी मृत्यु हो जाती है, गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। इस घटना का दृश्यांकन 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भरहुत स्तूप में मिलता है। या क्या मिलता है कि इनके मिलन का, जो ये मिलते हैं आपस में, कौन, अजातशत्रु और गौतम बुद्ध। तो इसके बाद रेलिंग स्तंभ पर किया गया तथा प्राकृत भाषा में अजातशत्रु भगवतो वंदते अंकित है। क्या अंकित है, अजातशत्रु भगवतो वंदते। अजातशत्रु के शासन काल के 8वें वर्ष बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके अलावा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात अजातशत्रु कुशीनगर कहाँ गया था, कुशीनगर गया था। उसके बाद इसने अजातशत्रु क्या करता है कि उसके बाद यह प्रथम बौद्ध संगीति का भी आयोजन करता है। वहां से बुद्ध की अस्थि व अवशेषों को अपने साथ लाता है और राजगृह में स्तूप बनवाता है और स्तूप में इसका निर्माण करवाता है। उसके पश्चात क्या करता है, अजातशत्रु का दावा है कि महात्मा बुद्ध क्या थे, क्षत्रिय थे और मैं भी क्षत्रिय हूं। अजातशत्रु क्या कहता था कि महात्मा बुद्ध क्षत्रिय थे, वैसे ही मैं भी क्षत्रिय हूं। उसके बाद अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की मृत्यु के दोष के पश्चात जो बुद्ध से भेंट करने का वर्णन श्रमण फल सूत्र में मिलता है। क्या मिलता है कि जब ये अपने पिता की मृत्यु मतलब मार डालता है, उसके पश्चात इसके जो महात्मा बुद्ध से भेंट करता है उसका वर्णन कहां पर मिलता है, तो श्रमण सूत्र में मिलता है, जहां वह बुद्ध को पुनीत पुरुष क्या बोलता है, बुद्ध को पुनीत पुरुष नाम से क्या संबोधित करता है। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात 483 में इसने क्या राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन करता है, जो कि कहां पर करता है, सप्तपर्णी गुफा में। कहां पर, सप्तपर्णी गुफा में यह आयोजन करता है। तो सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन करता है। धार्मिक परंपरा में जो आपके अजातशत्रु हैं, जैन व बौद्धों के मित्र व देवदत्त के सहायक के रूप में याद किया जाता है। अजातशत्रु जो है उस समय के 6 प्रधान धार्मिक संतों में, जिसमें मखली पुत्र घोषाल व महावीर स्वामी थे, से मिलने के बाद जीवक के कहने पर महात्मा बुद्ध के शरण में चला जाता है। किसके बाद, इन सबसे जब मिलता है उसके बाद यह महात्मा बुद्ध के शरण में चला जाता है।
उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि इसमें उदयन जो इसका पुत्र होता है अगला वो उदयन है। उदयन 460 ईस्वी ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व। अजातशत्रु के बाद उसका पुत्र उदयन क्या उदयभद्र जिसको हम बोलते हैं ये शासन बनता है। तो इसके पिता जो बिंबिसार थे वो गद्दी ही नहीं छोड़ रहे थे, इसलिए इसने अपने पिता का वध कर दिया था। लेकिन जो उदयन थे अजातशत्रु को भय था कि ये भी मेरी हत्या ना कर दे, तो इसने क्या किया था कि उदयन को कम अवस्था में ही राजा बना दिया था। लेकिन उदयन ने फिर भी इसकी हत्या कर दी, इसने भी अपने पिता की हत्या कर दी। उसके बाद जैन स्रोतों व कथा कोश व परिशिष्ट पर्वन के अनुसार उदयन अजातशत्रु व पद्मावती का पुत्र था। किसका? पद्मावती व अजातशत्रु का पुत्र था। उसके बाद महावंश के अनुसार वह पितृहंता था, उसने भी अपने पिता की हत्या की थी। जैन स्रोत परिशिष्ट पर्वन के अनुसार वह पितृभक्त था तथा अपने पिता के समय चंपा का उपराजा रह चुका था। तो इसके बारे में हमने आपको बताया। लेकिन बहुत सारे जो ग्रंथ है जैन स्रोत मानते हैं कि जो अजातशत्रु है वह भी अपने पिता का हत्यारा नहीं था, वो भी अपने पिता की हत्या नहीं किया था। लेकिन यह मानता है क्या कि प्रशांत मणि, नमस्ते सर। तो आगे हम देखते हैं उसे कुलीन व अमात्यों ने क्या किया था? राजा बनाया था। किसने बनाया था? कुलीन व अमात्य जो थे, जो अमीर लोग थे, उन लोगों ने इसको राजा बना दिया था। उसके बाद गार्गी संहिता में उसको क्या बोला गया है? धर्मात्मा के रूप में बोला गया है। किसमें? जो आपकी गार्गी संहिता है उसमें धर्मात्मा के रूप में बोला गया है। उसके बाद परिशिष्ट पर्वन में जो उसके सर्वप्रथम घटना हुई है, तो परिशिष्ट पर्वन गार्गी संहिता व वायु पुराण के अनुसार गंगा व सोन नदियों के संगम पर पाटिलपुत्र नगर को इसने क्या किया था? सर्वप्रथम राजधानी बनाया था। तो सर्वप्रथम राजधानी किसने बनाया था? तो आपका उदयन ने राजधानी बनाया था। अजातशत्रु की विजयों के फलस्वरूप मगध की उत्तरी सीमा हिमालय की तलहटी तक पहुंच गई थी। कहां तक? तो हिमालय की तलहटी तक पहुंच गई थी। किसकी? उत्तरी सीमा जो थी हिमालय तक पहुंच गई थी। पाटिलपुत्र बहुत ही उपयुक्त राजधानी इसके लिए फिर प्रतीत होती थी, क्योंकि अब पाटिलपुत्र सबसे सुरक्षित राजधानी थी। पाटिलपुत्र को अब किसी से भी खतरा नहीं था। अंग, कौशल व वज्जी के पतन के बाद अवंती ही मगध का मुख्य प्रतिद्वंदी था। कौन? जो अवंती था इसका प्रमुख प्रतिद्वंदी बच गया। उसके बाद उदयन जैन धर्म का अनुयायी था। उदयन किस धर्म को मानता था? तो जैन धर्म को मानता था। उसने पाटिलपुत्र में एक जैन चैत्यगृह का निर्माण करवाया और वह नियमित रूप से 8वीं या 4थी तिथि को क्या करता था? व्रत रखता था। और एक दिन प्रति जो एक दिन होता है उसके यहाँ पर एक उपदेशक आता था और हर दिन अलग अलग उपदेशक के रूप में आते थे। अवंती नरेश पालक द्वारा क्या किया गया था? नियुक्त एक जो राजकुमार था उसने इसकी छुरा घोंपकर हत्या कर दी। जो पालक थे उनके द्वारा एक नियुक्त किया गया था राजकुमार, उसने क्या किया था कि छुरा घोंपकर हत्या कर दी। उसके बाद इसके जो उत्तराधिकारी होते हैं जैन व बौद्ध स्रोत के अनुसार अनिरुद्ध, मुंडक व नागदशक क्रमशः इसके शासन के उत्तराधिकारी होते हैं। और जो नागदशक होता है वो अंतिम शासक होता है। कौन? अंतिम शासक कौन होता है? नागदशक होता है, जो कि बहुत ही कमजोर शासक होता है और नागदशक का ही मंत्री होता है शिशुनाग। और शिशुनाग इसकी हत्या कर देता है छुरा घोंप करके और इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद से एक नए राजवंश की स्थापना होती है जिसको हम शिशुनाग या सैसुनाग नाम से जानते हैं। भास्कर स्वप्नवास दत्तम में जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्व में अजातशत्रु का उत्तराधिकारी किसको? दर्शक को बताया गया है। महावंश टीका के अनुसार अमात्यों व मंत्रियों ने नागदशक को सिंहासन से उतारकर अमात्य शिशुनाग को राजा बना दिया था और यहां से आपका एक नए राजवंश की स्थापना होती है, जिसके बारे में हम लोग कल अध्ययन करेंगे। आज हम लोगों ने हर्यक वंश के बारे में जाना। हर्यक वंश में आप लोगों ने बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन के बारे में जाना। चलिए उसके बाद हम लोग अब कल मिलते हैं आप लोगों से। कल हम लोग पढ़ेंगे आपका जो अगला टॉपिक है जो शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश और फिर विदेशी यात्रियों का आक्रमण। इन सारी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।